तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत संकेतों का जो अंतरण होता है वो सोडियम और पोटाशियम के द्वारा होता है। और मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जिसको परिधीय को कहते हैं पेरिफेरल और स्वायत्त को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो ये 2 भागों में बटा होता है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के रूप में बटा होता है। फिर इसके बाद आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है उसकी अस्थियां क्रेनियम में बंद होती है जो इसे बाहरी आघातों से बचाती है। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य क्या हैं? तो सेरिब्रम के क्या कार्य हैं कि सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण और समन्वय होता है। जिसमें से थैलेमस का क्या कार्य है? थैलेमस का कार्य है कि दर्द, ठंडा और गर्म को पहचाने। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं इससे स्रावित होते हैं। ये भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र होता है। रक्त दाब हो गया, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है वो सेरिब्रम डाइएनसेफेलोन में बटा है। और ये डाइएनसेफेलोन 2 चीज़ों में बटा हुआ है, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है: कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। जबकि पश्चिम मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा हुआ है: सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के रूप में बटा हुआ है। EEG क्या होता है कि इलेक्ट्रो इन्फलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य क्या है। तो ये दृष्टि और श्रवण शक्ति के लिए होता है। और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य क्या है। तो इसे क्रूरा से सेरिब्री भी कहते हैं। ये मस्तिष्क के अन्य भाग को मेंदु से जोड़ता है। सेरिबेलम का क्या कार्य है कि ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर कंट्रोल रखता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग की संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ये उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमानुकुंचन, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों और श्वसन का कंट्रोल करता है। और उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है। मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रिया जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं का सर्वप्रथम पता मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में टोटल 12 जोड़ी जो होता है कपाल तंत्रिकाएं मौजूद होती है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं मौजूद होती है। इसके बाद न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। नॉरएड्रेनल नामक रासायनिक द्रव्य जो निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर से निकलता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है यानी कि जो स्वतंत्र हो। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की ये पूर्ति करता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले लैंगनी ने 1921 में प्रस्तुत किया था। ये भी 2 तरह का तंत्र होता है: अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो
अनुकंपी कार्य के मतलब तंत्र के क्या कार्य हैं? तो ये त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को मेनली संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। हृदय स्पंदन को तेज करता है। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है उनका स्राव को प्रारंभ करता है। आँखों की पुतलियों को फैलाता है। मूत्राशयों के पेशियों को सिकोड़ता है, विमोचन करता है। आंत में जो होता है क्रमानुकुंचन गति, उसको ये कम करता है। श्वसन दर को तीव्र करता है। रक्तदाब को भी बढ़ाता है। रुधिर में शर्करा को बढ़ाता है। रुधिर में लाल रुधिर कणों की संख्या को बढ़ाता है। रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। और फिर भय, पीड़ा और क्रोध के प्रभाव से इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और क्रोध का प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य जो हैं ठीक अनुकंपी तंत्र के कार्य से विपरीत होते हैं। इसके क्या कार्य हैं? जैसे कि ये रुधिर वाहिनियों को कम नहीं करता है, चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियाँ जो है उसको छोड़ के, यानी कि कोरोनरी रुधिर वाहिनियाँ अपवाद है। यह लार के स्राव को कंट्रोल करता है और जो अन्य पाचक रस हैं उनमें वृद्धि करता है। नेत्र की पुतली को फैलाता नहीं, संकुचन करता है। मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन करता है। आंतीय भित्ति में संकुचन करता है और गति इंक्रीज करता है। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख का बोध उत्पन्न कराता है। अब आ जाते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल, जिसको कि एक्सियल सिलेक्टन कहते हैं, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वो कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी आ जाता है, केसुरेक दंड आ जाता है और छाती आ जाती है। फिर सबसे पहले खोपड़ी देखेंगे, फिर केसुरेक दंड और फिर बस इतना ही। तो खोपड़ी जो होता है इसमें टोटल 29 अस्थि होती है, जिसमें से 8 जो हड्डी होती है मनुष्य के मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और ये जो सुरक्षा करने में लगी हुई है इसी को कपाल या क्रेनियम कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियाँ सीवनों यानी कि स्टोरेज के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अलावा जो 14 अलग की हड्डी है वो चेहरे का निर्माण करते हैं और 6 और जो हड्डी है वो कान की हड्डी को बनाते हैं। होइड नाम का जो एक और हड्डी है वो भी खोपड़ी में ही मौजूद होता है। केसुरेक दंड की बात की जाए तो मनुष्य का केसुरेक दंड लगभग 13 केसूरकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है कि लचीला होता है। और इसका पहला केसुरेक जो कि गर्दन को थामे रखता है, खोपड़ी को सीधे रखता है, और उसको कहते हैं एटलस केसुरेक। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी है। बाल्यावस्था में कितनी हड्डी होती है? 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। कपाल की कुल हड्डियों की संख्या 8। फेस के कुल हड्डियों की संख्या 14। कान के कुल हड्डियों की संख्या 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 प्रारंभ में। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जब बच्चा विकसित हो जाता है तो 26 रह जाता है, 33 से 26। और पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। केसुरेक दंड की भी बात की जाए तो गर्दन में टोटल 7 केसुरेक पाए जाते हैं। वक्ष में 12 केसुरेक पाए जाएंगे। कटी में 5 केसुरेक, त्रिक में 5 केसुरेक और पुच्छ में भी 4 केसुरेक, टोटल 33। तो याद हो गया, गर्दन, वक्ष, कोटि, त्रिक, 7, 12, 5, 5, 4। केसुरेक दंड का कार्य क्या है कि ये तो पहले तो सिर को साधे रखता है और ये गर्दन को, धड़ को एक आधार प्रदान करता है। ये मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होकर आदि करने में मदद करता है। और ये गर्दन व धड़ को एक प्रकार का लचक प्रदान करता है जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन मोड़ पाएगा। और ये मेरुरज्जु की सुरक्षा भी करता है। इसके बाद आते हैं उपांगीय कंकाल, जिसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके निम्न भाग होते हैं जैसे पादअस्थि और मेखलाएँ। पादअस्थि क्या होती है? दोनों हाथों में होता है, पैर में होता है और टोटल 118 हड्डी 118 हड्डी होता है। मनुष्य में अग्रपद तथा पश्चपद को अक्षीय कंकाल पे साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएँ कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला और पीछे जो मेखला होती है उसको श्रेणी मेखला कहते हैं, जिसको पेल्विक गिर्डल भी कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस, अंश मेखला से अग्रपद की अस्थि हड्डी जो है ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्च भाग की हड्डी जो कि फीमर से जुड़ी होती है।
कंकाल तंत्र के क्या क्या इम्पोर्टेंट कार्य वो पढ़ेंगे। इसके पहले क्या है कि कुछ विशेष के नाम, स्थानों की अस्थि एवं ये सारा चीज़। जैसे कान की हड्डी है, उसके अस्थियों का नाम क्या है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये टोटल दो 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 की संख्या में होता है। ऊपर का जो बाहु है उसमें ह्यूमरस की हड्डी होती है, दो होगी। आगे का जो बाहु है उसको कहते हैं रेडियो अल्ना नाम की हड्डी होती है, दो होती है। कलाई की हड्डी में कार्पल्स होता है, 16 होता है। हथेली की मतलब हथेली में जो हड्डी होता है उसको कहते हैं मेटाकार्पलस, टोटल संख्या 10 होता है। अंगुलियों में जो हड्डी होती है उसको कहते हैं फेलिनेंजेज, 28 होती है। जांघ की हड्डी फीमर, 2 होती है। पिंडली जो होता है टिबियो फिबुला नामक 2 हड्डी होती है और इसकी संख्या 4 है। घुटना में जो हड्डी होती है उसको पटेला कहते हैं, इसकी संख्या 2 है। टखना में जो हड्डी है उसको टार्सल कहते हैं, इसकी संख्या 14 है। और तलवा में जो हड्डी है उसको मेटाटार्सल्स कहते हैं, इसकी संख्या 10 है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपस है, कान की। सबसे बड़ी जो बोन है वो कौन सी है, फीमर है, जिसको ऊरू भी कहते हैं या जांघ भी कहेंगे। फिर है सबसे कमज़ोर बोन कौन सा है, तो कैल्विक का बोन है, जो कि कॉलर या फिर हौसली में मौजूद होता है। सबसे मजबूत बोन किसको कहते हैं, तो डेंट्री का जो है उसको सबसे मजबूत बोन हुआ। सबसे चमकीली बोन कौन सा है, टिबिया। पैर की हड्डी खोखली होती है, ये तो ठीक है। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है, सिस्माइड बोन का बना होता है। हाथ में जो होती है मतलब कौन कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेजिंग, जिसको कहते हैं हरे अकेले में फूकता है, हरी अकेले में फूकता है। तो ह्यूमरस, आर से रेडियस, ओ से अल्ना, को से कार्पल, लो से हो जाएगा कुछ नहीं, में से हो जाएगा मेटाकार्पल, फूकता है फ्लेमिंग है। पैर की हड्डी जो होती है उसका नाम है फीमर, जिसको जिया भी कहते हैं या फिया भी कह सकते हैं। पटेला नाम की हड्डी, टिबिया, फेबुला, टार्सल और फ्लेजिंग। तो इसको क्या कहते हैं कि जिया पटेल लीबिया में फिट पार्ट है, जिया पटेल जो है लीबिया में फिट पार्ट है। तो जिया से जिया हो गया, पटेल से पटेला, लीबिया से टिबिया और फिट पार्ट यानी कि फिबुला हो गया, और 8 से टार्सल और फ्लेजिंग। तो इस तरह ये कुछ पिक्चर है। प्रथम पसली, कॉलर बोन, कंधे की हड्डी, वक्ष की हड्डी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, पेलेंजेज, फीमर, टखने की कैप, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेज, मेरुदंड, पसली, इलियम, फ्यूबियस, इस्चियम। तो 206 हड्डी। जैसे हाथ में कितनी हड्डी होती है, टोटल 60 हड्डी होती है, जिसमें से ह्यूमरस एक होता है, एडिडियस की संख्या 1, अल्ना का संख्या 1, कार्पल या कलाई की संख्या 8 होती है, मेटाकार्पल जो कि हथेली में होता है उसकी संख्या 5, और फ्लेजिंग जो कि अंगुली में मौजूद होता है उसकी संख्या 14 होती है। कुल मिला के 60, क्योंकि दो उंगली है। फिर इसके बाद है पैर। पैर में भी टोटल 60 हड्डी होता है, फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, फ्लेजिंग, अंगुली। तो सब में एक एक हड्डी होता है, लेकिन टार्सल जो कि टखना होता है उसमें 7 हड्डी होती है। फ्लेजिंग जो कि अंगुली की हड्डी है उसमें 14 हड्डी होगी, तो टोटल 7। पैल्विक जो है वो श्रेणी मंजला में आता है, ये इसकी संख्या 2 है। कैल्विक भी 2 है, एस के पूला भी 2 है, और कमर में टोटल 6 हड्डी आती है। एक्सिल में टोटल 80 हड्डी आता है। केसुरेक मेरुदंड जिसमें 26 हड्डी आता है, जब बच्चे होते हैं तो 33 हड्डी था। रिब्स पसली में टोटल 24 हड्डी। स्टर्नम में पसली की जो हड्डी है वो 1 है। सिर और खोपड़ी में जो हड्डी होती है 29 होती है। खोपड़ी में चेहरा, कान, होइड और कपाल क्रेनियम में बटा होता है, जिसमें चेहरा में 14 हड्डी, कान में 16 हड्डी, 8 करके, होइड 1 हड्डी और कपाल में 8 हड्डी होती है। तो जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और जो कान की जो हड्डी स्टेपस है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मांसपेशी और अस्थि को जो जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं। अस्थि से जो अस्थि को जोड़ दे उसको लिगामेंट कहते हैं। संधियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संधियाँ जो है सबसे पहले ये उपास्थि का बना हुआ होता है, और अस्थि को जोड़ने का काम करता है। 3 टाइप का होता है। पहला है अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि।
अचल संधि में क्या होता है कि फिक्स्ड ज्वाइन होता है, हिल डुल नहीं पाएगा वैसा वाला ज्वाइंट। अपूर्ण संधि में क्या होता है, इम्परफेक्ट ज्वाइन, यानी कि इस ग्रंथि में शैम्पूट प्लेट लगा होता है, लिगामेंट होता है। पूरा तरीका से तो ये भी गति नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गति कर सकता है, जैसे हाथ पैर ये सब। पूर्ण गति क्या हो गया कि पूर्ण गति है, उपास्थीय में लिगामेंट की परत होती है उसमें। और ये 5 प्रकार का होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप, हिंज ज्वाइंट, खूटी, दूसरा है ग्लीडिंग, और दूसरा है पांचवा है सेडल ज्वाइंट। तो बॉल एंड सॉकेट टाइप क्या होता है कि ज्वाइंट पर बॉल जैसी रचना होती है। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन में काम करती है, जैसे कि कोहिनी और टखनी की संधि। खूटी खूटी या पाइवोट संधि क्या होता है, एक बोन स्थिर रहता है, दूसरा गति करता है, तो उसको पाइवोट या खूटी संधि कहते हैं। दूसरा एक ग्लीडिंग ज्वाइंट क्या होता है, एक दूसरे पर फिसलने वाली जो हड्डी होती है उसे ग्लीडिंग ज्वाइंट कहते हैं। और लास्ट में है सेडल पॉइंट, आधा बोल एवं आधा संपुट, यानी कि प्याला जैसी आकृति वाली हड्डी। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम, तो ये 2 तरह का होता है, बाहरी स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो बाहरी स्रावी ग्रंथि होता है ये नलिका युक्त होता है, जैसे कि दुग्ध स्थल, श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथि। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है कि नलिका विहीन होता है, इसमें से हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, पारावंटू ग्रंथि आदि। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उससे उत्पन्न होने वाले हार्मोन और उसके कार्य एवं प्रभाव। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको कहते हैं पीट्यूशियरी ग्लैंड, ये कपाल के स्फेनोइड में होता है, स्फेनोइड हड्डी में होता है, और वहाँ पर भी एक गड्ढे में होता है जिसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है, और ये मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से भी कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, STH हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन और GTH हार्मोन। तो STH हार्मोन क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH मतलब क्या होता है, कोटोपिक कोटोपिक हार्मोन। GTH मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो यही है। तो जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है STH, ये शरीर की वृद्धि करता है, विशेषकर हड्डी की वृद्धि को कंट्रोल करता है। और ये अगर ज़्यादा हो जाए तो आदमी काफ़ी ज़्यादा जाइंट हो जाता है, और काफ़ी छोटा हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बौना हो जाता है, जिसको एक्रोमेगली नामक रोग कह सकते हैं। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ACTH मतलब क्या होता है कि एडिनल को कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। GTH मतलब क्या होता है, जनन अंगों के कार्य को कंट्रोल करता है। ये 2 प्रकार का होता है। FSH यानी कि फॉलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्र जनन में हेल्प करता है, और ये अंडाशय में भी मौजूद होता है, जो फोलिकिल में वृद्धि करता है। इसके अलावा एक और है LH हार्मोन। तो LH हार्मोन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूटिनजिंग हार्मोन। ठीक है, ये अंतराल कोशिका में पाया जाता है। ये उत्तेजक हार्मोन नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता रहता है। उसका कारण क्या है, LH हार्मोन। फिर इसके बाद आता है LTH हार्मोन। इसको कहते हैं दुग्ध जनित हार्मोन, क्योंकि ये लैक्टोजेनिक हार्मोन है जो शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव की वृद्धि करता है या उत्पन्न करता है। ADH हार्मोन क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी जो रक्त धमनियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, और इसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, और शरीर में जल संतुलन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं अपटू ग्रंथि, जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। गले में श्वास नली ट्रेकिया के दोनों और लेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो थाइरोक्सिन है, और फिर इसके बाद ट्रायोडोथाइरोनिन है, ट्रायोडोथाइरोनिन है। इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक रहती है। इस पहले पढ़ते हैं थायरोक्सिन के बारे में। थायरोक्सिन क्या होता है, श्वसन की गति को कंट्रोल करता है, विशेषकर हड्डी और बाल को विकास करता है। जनन अंग के सामान्य कार्य इन्हीं से सक्रिय होते हैं। पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर ये जल संतुलन का भी काम करती है। थायरोक्सिन की बात की जाए, मतलब इसकी कमी से क्या हो सकता है, कमी से कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि जड़ मानवता, मैक्सीडमा,
दूसरा है कि हाइपोथोरोइड डिज्म, और चौथा है घेंगा। जब जड़ मानवता होता है तो ये बच्चों में होता है। इससे मानसिक और शारीरिक विकास दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं बच्चों में। और ये जो है मैक्सिडमा, ये यौनावस्था में होता है, जिससे कि हृदय स्पंदन और रक्तचाप प्रभावित होता है। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है अगर इसकी कमी हो तो, और इससे ये भी हो सकता है कि व्यक्ति गूंगा और बहरा हो सकता है। घेंगा की बात की जाए तो भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के कारण बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला तो है कि टॉक्सिक ग्वाइटर हो सकता है, और दूसरा है कि प्लेथमिया हो सकता है, एक्सोप्लेथमिया हो सकता है। तो जो टॉक्सिक ग्वाइटर होता है इसमें हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जबकि एक्सोप्लेथमिया में क्या होता है कि भाई आंखें फूलकर नेत्र कोटर से ही बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद है पारा अपटू ग्रंथि या पाराथायरॉइड ग्लैंड, यह गला में अपटू ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है पैराथायरॉइड हार्मोन, और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब रुधिर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो पैराथायरॉइड हार्मोन काम आता है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये कि इसका स्रावन होता है। मेनली ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसके बाद आते हैं थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड, ये अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा जिसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। उपास्थि यानी कि स्टेनम के पीछे श्वास प्रणाली ट्रेकिया के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फोइड अंग है जो कि दो खंडों में विभाजित होती है। मेडुला में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत कुछ कम रहती है, एवं कोशिका के जो गुच्छे होते हैं जिसमें थाइमस और हेसल्स कोशिकाएं होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चों की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक ये बढ़ती रहती है, और इसके बाद ये सिकुड़ जाती है, और वयस्क होने तक ये मात्र तंतुमय अवशेष के रूप में रह जाती है। और इस थाइमस ग्रंथि से क्या निकलता है? तो इस थाइमस ग्रंथि से निकलता है थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं के निर्माण के लिए सहायक है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखती है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास और यौवन के आरंभ पे भी पड़ता है, और हड्डियों के विकास होने पर यह उसके विकास पर भी कंट्रोल करता है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? तो यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उसको लरो एवं उरो या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला होता है बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है, अंदरूनी भाग मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स से निकलने वाले कौन से 2 हार्मोन हैं? 3 हार्मोन हैं। पहला तो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है लिंग हार्मोन जिसको सेक्स हार्मोन कहते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड लिंग हार्मोन। तो ये जो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में कंट्रोल करते हैं, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? यह मुख्य रूप से वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण को फिर से अवशोषित कर लेता है और शरीर के अन्य भागों में लवण की मात्रा को कंट्रोल करता है। लिंग हार्मोन, यह ब्रह्मलिंगों बालों के आने का प्रतिमान और यौन आचरण को कंट्रोल करता है। इसके बाद देखते हैं कॉर्टेक्स क्या है। तो जीवन में नितांत आवश्यक है, केवल 1 या 2 सप्ताह में ही यह जीवित रह सकता है अगर कॉर्टेक्स निकाल दिया जाए तो। इसमें विकृति हो जाने पे उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग से एडिशन रोग हो जाता है जो दिमाग में होता है। मेडुला जिसको क्या कहते हैं? मेडुला। तो मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, या फिर इसको एड्रेनलिन कहते हैं, और दूसरा जो हार्मोन है उसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है।
या फिर इसको क्या कहते हैं, नॉर एड्रेलिन, दोनों एमिनो अम्ल है, दोनों का दोनों एमिनो अम्ल है। इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं कैटेकोलमिनस कहते हैं। एड्रेलिन और जो नॉर एड्रेलिन है किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकाल हार्मोन कहलाते हैं। या फिर इसे युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। आँखों की पुतलियों का फैलाव, रंगोटे खड़े होना, पसीना आदि आना, ये दोनों बढ़ाता है। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, संकुचन की क्षमता, श्वास दर को बढ़ाते हैं। इसी कारण रक्त में ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। और एपिनेफ्रीन के बारे में पढ़ रहे हैं। एपिनेफ्रीन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे फिर से चालू कर सकता है। और उत्तेजना के समय क्या काम करता है कि ये जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिससे कि क्रोध, भय, खतरे के समय सक्रिय हो जाता है। हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को वृद्धि करता है, हृदय स्पंदन में। अब आते हैं जनन ग्रंथि, जिसको कहते हैं गोनाड्स। तो जनन ग्रंथि में पहला आ जाता है अंडाशय, दूसरा आ जाता है वृषण टेस्टस। तो अंडाशय ओवरी, इससे जो तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन। और तो अंडाशय से जो निकलता है ये अंडवाहिनी के परिवर्धन का पूर्ण कार्य करती है। ये स्त्रियों में यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। जबकि प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये रिलैक्सिन क्या होता है कि गर्भाशय में ये अंडाशय यानी कि मेनली बच्चों को एक मतलब कि रिलैक्स करने वाला जगह प्रदान करता है। और यह गर्भाशय ग्रीवा, जिसको कहते हैं यूटेराइन कैरवेक्स, को चौड़ा करता है ताकि बच्चे आसानी से पैदा हो सके। वृषण का क्या काम है कि इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन की यौन आचरण को प्रेरित करता है। प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में क्या होता है कि जो मानव को जरायुज कहा गया है, यानी कि विविपेरस, क्योंकि ये सीधे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। नर लैंगिक अंग कौन सा है? वृषण या वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और प्रोस्टेट। तो शटोली कोशिका सशक, मेढक, स्तनधारी एवं कॉकरोच के वृषण में पाई जाती है। तो वो शटोली कोशिका अलग बात हो गया। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन की होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, गिरवा और पूंछ। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करते हैं। अधिवृषण क्या होता है? ये शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। और अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी कि ये परिपक्व होता है। शुक्राणु यहीं से सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहिका क्या है कि अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। शुक्राशय क्या है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित है और दोनों के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है। प्रोस्टेट क्या होता है? ये मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबद्ध रहता है और इसका आकार कैसा होता है? तो गोल सुपारी जैसा। तो शिश्न क्या है? तो शिश्न तो पता ही है। मादा लैंगिक अंग कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय और योनि। अंडाशय, तो ये एक जोड़ा अंडाशय होता है मेनली, और ये जो जिस झिल्ली में होता है उसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, जो कि पेट से ही सटा होगा। और अंडाशय का बाहरी स्तर जो है एपिथेलियमी ऊतक का बना होता है और जिसे जनन एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। और अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है वो संयोजी ऊतक या तंतु ऊतक से बना होता है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है कि अंडाणु को पैदा करना। अंडाशय में 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। का स्राव होता है प्रोस्टेरोन जो होता है, जो ऋतुस्राव को मेनली कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अंडवाहिनी, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय को ओवेरीज कहते थे। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इसकी संख्या 2 होती है और ये पतली कुंडलित पेशीय नलियाँ हैं जो गर्भाशय को अंडाशय की
अंडाशय से जोड़ती है। ये अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा मतलब अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है। कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। गर्भाशय, जिसको क्या कहते हैं, यूटेरस, ये 7.5 मीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा इसकी दीवार जो होती है 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम होता है तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार की होती है। इसके बाद आ जाते हैं वेजिना। ये जो यूटेरस होता है इसी में बच्चों को पोषण और सुरक्षा प्रदान होता है। योनि जो है, योनि की दीवार जो है उस पर बल्बोरीथ्रल ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। योनि और मूत्रवाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसी उभार स्थित होती है, उसे भग शिश्निका या क्लिटोरिस कहते हैं। ये एक अत्यंत उत्तेजक ऋतुस्राव चक्र, जिसको कहते हैं मेन्स्ट्रुएशन साइकिल, ये प्राइमेटस का प्रमुख लक्षण है। गर्भावस्था को छोड़ के प्रति 26 से 28 दिनों में रक्तस्राव होता है। इसे ही मासिक धर्म या रसोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने से 14 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है। ये अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु जो है अंडवाहिनी यानी कि फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और अगर 15वें से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच संभोग करने पे स्त्री के गर्भवती होने की संभावना रहती है। मानव प्रजनन की कुछ क्रियाएं विधि क्या है? युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणीय विकास। सबसे पहले युग्मक जनन में क्या आता है? जेमेटोजेनेसिस, वृषण और जो अंडाशयों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण वृषण और अंडाशय के जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, मेयोसिस द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन एवं अंडाणु का अंडाशय से निर्माण अंड जनन कहलाता है। इन दोनों का निर्माण एपिथेलियम की कोशिका के विभाजन से ही होता है। और खाने वाली जो गर्भरोधक गोलियां होती है वो उसमें अंडों के मोचन का निरोध होता है। निषेचन ये कहाँ होता है? तो ये अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अंडवाहिनी को ही क्या कहते हैं? फिलोपियन नहीं, हाँ, अंडवाहिनी को ही फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। भ्रूणीय विकास की बात की जाए जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मज तीव्रता से समसूत्री विभाजन करता है। मतलब स्त्री में समसूत्री विभाजन और वैसे कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो स्त्री में समसूत्री विभाजन होता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित बच्चा जन्म ले लेता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मज भ्रूण यानी कि एम्ब्रो कहलाता है तथा युग्मज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तन भ्रूणीय विकास कहलाते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये जननिक स्तर क्या है? पहला तो है इंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों में विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि 7वें से 9वें सप्ताह में क्या होता है कि हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन गया। तीसरे माह में क्या आता है? कंकाल तंत्र। चौथा माह में क्या आता है? सिर और शरीर पर रोएं आने लगते हैं। 5वें माह में आहार नाल, रुधिर वो अस्थि मज्जा बनने लगती है। 6th मंथ में शिशु मतलब रूप धारण कर लेता है और 7वें माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। 8वां महीना में वसा का उसमें जमाव होने लगता है, जबकि 9वें माह में क्या होता है कि वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो भ्रूण का पोषण जो है जरायु यानी कि क्रोटिन, एमनियान और अपरा जिसको कहते हैं प्लेसेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। यौनारंभ जो होता है उसको पुबर्टी कहते हैं। स्त्रियों में सामान्यतः 12 से 16 वर्ष में ये हो जाता है और 40 से 50 की आयु में ख़त्म हो जाता है, जबकि पुरुष में 12 से 16 की वर्ष में स्टार्ट होता है और 50 की वर्ष से धीरे धीरे कम होने लगता है। गौण लैंगिक लक्षण क्या है? यानी कि दोनों में स्त्री पुरुष में अलग अलग लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उसको गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मेनार्की किसको कहते हैं? कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12-13 की उम्र में, उसी को मेनार्की कहते हैं। रोजनी वृत्ति किसे कहते हैं? कि स्त्रियों में 40-50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता, इसको रोजनो वृत्ति कहते हैं। अंडोत्सर्ग या एब्यूलेशन किसको कहते हैं? ओव्यूलेशन किसको कहते हैं? अंडाशय द्वारा अंडाणु की जो निर्मुक्ति होती है उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायु या क्रोनियन किसे कहते हैं? तो गर्भ की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसको जरायु कहते हैं। अंकुर या बिल्ली किसको कहते हैं? जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रबंध निकलते हैं जिसको अंकुर कहते हैं या बिल्ली कहते हैं। अपरा या फिर प्लेसेंटा किसको कहते हैं? अंकुर और गर्भाशय कोशिका परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं।
नाभि रज्जु किसे को कहते हैं, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी निकलती है जिसको नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करती है, तो इसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। युग्मनज या फिर जाइगोट किसे कहते हैं, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। कृत्रिम विरिसेचन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आंतरिक निषेचन, इंटरल फर्टिलाइजेशन। विरिसेचन इंसेमिनेशन, मैथुन के समय नर के शिश्न द्वारा मादा की योनि में वीर्य का जमाव करना विरिसेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है।